नमस्ते सभी लोगों को। एक बार सभी लोगों का पुनः हमारे इस परिवार में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम लोग रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के कुछ हिस्सा लेकर के आए हैं जो हम लोग देखेंगे। टुकड़ों में हम सवाल लेकर के आ रहे हैं। 10-15 क्वेश्चन का एक सेट है जो इम्पोर्टेंट, जो हमारे एग्जाम में 2022-21 में रेलवे में पूछा गया, और रेलवे का ही ये एक क्वेश्चन है, एकदम एज इट इज रियल क्वेश्चन जो कि पेपर में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है सिर्फ रेलवे ही नहीं, आने वाले जितने भी एग्जाम है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक दायरा ये कवर कर रहा है और उस रीजन को, उस दायरे को हम लोग कवर करेंगे तो बहुत सारे एग्जामिनेशन बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन की शुरुआत में पहले क्वेश्चन पर हम आते हैं बिना लेट किए हुए। ठीक है, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है जो आपको करना है, और उसमें हम कुछ क्वेश्चन का रिवीजन प्रैक्टिस के रूप में आपको करवा रहे हैं, मिल करके करना है। और कहीं कोई डाउट कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके पूछना है। पुनः वह क्वेश्चन को दूसरे वीडियो में लेकर के आएंगे और फिर उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो मिल करके एक टीम वर्क है जिसमें हम लोग मिलकर काम करेंगे। आपकी पार्टिसिपेशन होगा, जितना आप इन्वॉल्व होंगे उतना हमें कुछ आपके लिए बेहतर करने का एक रिसोर्स मिलेगा और उतना ही हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम, इन्वॉल्व आपको होना है, पार्टिसिपेट आपको करना है, सहयोग आपका रहेगा, बाकी हमें जितना होगा आपके लिए करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये है, और ये एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन में सारे नंबर पे क्यूब लगा हुआ है और जो ऑप्शन है वो फैक्टर में है। ठीक, तो हम तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल करके और इस फैक्टर से मैच भी करा सकते हैं कि क्या है, लेकिन ये एक फॉर्मूला पर है। और वो फॉर्मूला क्या है आप देखेंगे, यहां पर ये ए क्यू है, ये बी क्यू है और ये सी क्यू है, प्लस लगा हुआ है। तो एक बात आप समझिएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा, जहां या जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। अब आप देख रहे होंगे कि a बराबर यहां पर 13 है, b बराबर -8 है, c बराबर -5 है। तो अगर हम इन तीनों को यहां पे ला करके पुट करते हैं तो रिजल्ट में 0 आ जाएगा। ठीक, और जब ये केस 0 होता है तो इसकी वैल्यू 3abc के बराबर होता है। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ला करके ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 3 इंटू ए 13 इंटू बी -8 इंटू सी -5। ठीक, तो ये 39 हो जाएगा पॉजिटिव में, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो 39 इंटू 40 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला का एप्लीकेशन था, बाकी कुछ नहीं था। आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अप्रोच आपको डेवलप करना है, जिसके लिए प्रैक्टिस ही एकमात्र सहारा है और कुछ नहीं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्वेश्चन को जल्दी और अलग अलग रास्तों से सोच सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन एवरेज पूछा है, समांतर माध्य पूछा है। समांतर माध्य जो होता है भाई औसत को ही बोलते हैं, यानी कि एवरेज को बोलते हैं, एवरेज को। ठीक, और एवरेज बराबर होता है सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, यानी कि जितनी चीजें दिखती है सबको जोड़ देना है, और जितने चीजें होती है उससे संख्या से डिवाइड कर देते हैं तो उस पूरे टर्म्स का एवरेज आ जाता है, एक मिडिल वैल्यू आ जाती है, कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टर्म्स आ जाता है जो सबके लिए इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। मैं ये कहूंगा कि आप इसका क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके लिए चूंकि प्राइम नंबर में कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं होता है, इसीलिए चाहे जितना भी पूछेगा आपको लिख करके ये करना ही पड़ेगा। तो कम से कम 10 तक हम याद रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। और इसको 10 तक अगर जिसकी वैल्यू देखेंगे तो 12.9 इसका रिजल्ट होता है। एक बार देख लेते हैं क्या है। देखिए 10 अभाज्य संख्याएं शुरू की हैं, 1 से 25 तक की अगर हम बात करते हैं
तो 9 प्राइम नंबर मिलता है 1 से 25 तक में। 1 से 25 तक में 9 प्राइम मिलता है। ठीक है, वो कौन कौन है? तो 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 है। ठीक, तो आप देख रहे होंगे 3, 3, 6, 3, 9 हो गया, एक नंबर और मिलेगा और वो होगा 29। ठीक, तो इन सबको ऐड करके और 10 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 3, 2, 5, 5, 10, 10 और 7, 17, 17, 10, 27, 1, 28, 28 और 10, 38 और 3, 41, 41 और 17, 58, 58 और 2, 60 और 17, 77, 77 और 3, 80, 20, 100, 129 आ रहा है। तो 129 बटे में 10 बराबर 12.9 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 1 से 25 तक 9 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं और 1 से 1000 तक 168 प्राइम। तो प्राइम नंबर के कम से कम जो बातें हैं वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हम लोग देखे वो 12.9 है, 10 लगातार प्राइम नंबर का एवरेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक प्रॉफिट एंड लॉस का है और बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक डीलर है जो एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर, वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% डिस्काउंट देकर 123 रुपया में बेचता है। सबसे पहली बात कि अगर 18% डिस्काउंट देता है, इसका मतलब मार्क प्राइस का 82% पर वह बेचता है और मार्क प्राइस का 82% जब मिलता है तो वो 123 होता है। तो यहां से मार्क प्राइस की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो ये हो जाएगा 150। तो मार्क प्राइस 150 आ रहा है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वह इसे अंकित मूल्य पर बेचता तो 25% का प्रॉफिट होता, यानी कि मार्क प्राइस अगर इसका सेलिंग प्राइस हो जाता तो 25% प्रॉफिट होता। 25% प्रॉफिट का मतलब कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है तो सेलिंग प्राइस 125 रुपया होगा और 125 रुपया सेलिंग प्राइस 150 के इक्वल है। तो यहां से 100% की वैल्यू 100 इंटू 150 अपॉन 125 हो जाएगा। 25 5 125, 25 छक्के 150, 20 5 100, 20 छक्के 120, 120 इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, फिर से बात को समझिएगा, 18% डिस्काउंट, इसका मतलब कि 82% सेलिंग प्राइस होगा जिसकी कीमत 123 है, तो मार्क प्राइस 150 होगा। आगे बोला है कि मार्क प्राइस पर सेल कर देते हैं, यानी 150 सेलिंग प्राइस है तो 25% प्रॉफिट होगा। अब 25% का मतलब होता है 1/4, 4 पर 1 फायदा होगा, यानी कि 4 का सामान 5 में बिकेगा और 5 की कीमत 150 दिया हुआ है जो इसका 30 गुना है, तो इसका 30 गुना अगर हम कर देते हैं तो ये 120 आ जाएगा और 120 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको एक बार रिवीजन करना है, सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, सारे इजी सवाल हैं और रेलवे में बहुत कठिन सवाल नहीं होता है, बहुत सिंपल ही कॉमन क्वेश्चन होते हैं, लेकिन डाइवर्सिटी होती है, टाइम मैनेजमेंट की बात होती है, कितना तेज आप करते हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि आपको 30 क्वेश्चन सीबीटी 1 में मिलता है तो मैथ के लिए 30 क्वेश्चन में मैक्सिमम आपको 15 से 20 मिनट का समय देना है। 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करने की आपको आदत डालनी है। आप 30 नहीं 27 28 भी कर लेते हैं तो आप अच्छे हैं। ठीक है, 25 से ऊपर आपको करना है, ये टारगेट रखना है। मैथ्स में आपको 25 से ऊपर रहना है और जीएस में आपको 30 प्लस करना है। अगर इतना आप टारगेट करते हैं तो 25 25 50 और 30 80 और 80 से सीबीटी आराम से चाहे किसी भी बोर्ड का होगा। अब उसमें कोई संदेह नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, निश्चित सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्यूबाइड है और क्यूबाइड का ये दिया गया है लेंथ और ये इसकी हाइट, ये लेंथ है और ये हाइट है और इसका वॉल्यूम दिया गया है। तो आपको मालूम है कि एल बी एच बराबर वी होता है, वी फॉर वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर लेंथ मालूम है हमको कि यहीं से हमको क्या पता करना है, इसका ब्रेथ पता करना है। तो ब्रेथ बराबर हो जाएगा वॉल्यूम 3024
और डिवाइडेड बाई L इंटू एच यानी 18 इंटू 12। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये 12 दूना 24, 6 12 5 60, 12 दूना 24, 18 एकम 18 और 7 18 चौक 72, 14 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है। ठीक है, और इसी पर रखेंगे तो हमें ये और ये मालूम है, ये पता करना है, जो यहां से क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल, एक 7 डिजिट का नंबर है जो 11 से डिवाइड होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जिसमें x और y डिजिट को हाइड कर दिया है, छुपा दिया है, तो कह रहा है कि अगर इसको सॉल्व किया जाए तो x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई आपको बताना है। 11 की डिविजिबिलिटी की बात हो रही है, और 11 की डिविजिबिलिटी में सिंपल आपको क्या होता है कि आपके पास यहाँ दो रूल होते हैं, दो दो का पेयर बना करके डिफरेंस करके जोड़ना है, और जोड़ने पर अगर जीरो आता है या 11 का मल्टीपल तो डिवाइड होगा, या अल्टरनेट डिजिट का सम लेकर के डिफरेंस करने पर जीरो या 11 का मल्टीपल, अल्टरनेट एक एक छोड़ करके। अब चलिए यहां से हम जोड़ते हैं, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, एक 17 आ रहा है कंडीशन। और दूसरा जोड़ते हैं तो y प्लस एक्स प्लस जीरो यानी x प्लस वाई होता है। तो एक प्लेस पर अगर हम चलें, यानी कि ऑड प्लेस पर अगर हम देखते हैं तो 17 आ रहा है, और इवन प्लेस पर देख रहे हैं तो x प्लस वाई आ रहा है। दोनों का डिफरेंस जीरो होना चाहिए, और जीरो तभी पॉसिबल है जब x प्लस वाई भी 17 होगा, यानी x प्लस वाई 17 होगा तो ये जीरो बन जाएगा, और x प्लस वाई पूछा है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, देख रहे होंगे एकदम मुश्किल से मुश्किल, किसी सवाल में 1 मिनट लगेगा तो कोई सवाल 10 सेकंड में हो जाएगा, किसी सवाल में 1.5 मिनट लगेगा तो कोई सवाल 5 सेकंड में हो जाएगा। यही टाइम मैनेजमेंट होता है ना। और हमें सिर्फ क्या है कि एक सेट पैटर्न पर एक सेट टारगेट लेकर के काम करना है। मुश्किल नहीं है भाई, मुझे लगता है कि अगर 3 से 4 महीना जम करके मेहनत कर दिया जाए ना, तो वनडे का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके हम नजदीक नहीं जा सकते हैं। ठीक है, बस आप लगते नहीं है, अपना 100% एफर्ट नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ जाती है, कहीं ना कहीं आप कुछ नंबरों से रुक जाते हैं। इसलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है। बार बार ये वर्ड आ रहा है क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। 6th क्वेश्चन है, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस पर एक वस्तु को सेल करने पर 75% प्रॉफिट होता है। अब मेरे भाई अगर 75% प्रॉफिट होता है, इसका मतलब कि अगर सीपी 100 रुपीज है तो सेलिंग प्राइस होगा 174 रुपीज। अब आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि कॉस्ट प्राइस को 50% बढ़ा दें, यानी कि सीपी को कह रहा है कि 100 की जगह 150 कर दिया जाए, तो और सेलिंग प्राइस वही रहता है, यानी कि सेलिंग प्राइस यही रहे, सीपी हो जाए 150 और एसपी 174 है, तब कितना प्रॉफिट होगा। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो इस कंडीशन में तो हमें सिर्फ और सिर्फ 24 का प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, ये सीपी पर कंसीडर होता है, और सीपी है 150, और इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि 16% के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत इजी सा सवाल है। 100 रुपए का सामान 174 में बेचा जाता है, कह रहा है कि अगर 100 नहीं, उसका कीमत 150 रुपया होता और यही 174 में बिकता, तब कितना फायदा होता। तो 24 का फायदा होता, 24 150 पर कितना मिलेगा, 16% इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, सिर्फ एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ की बात कर रहा है। 144360504, इसका एचसीएफ की अगर हम बात करें तो देखिए, एचसीएफ जो होगा इसके लिए डिफरेंस मेथड बेस्ट होता है। आप दो नंबर का डिफरेंस लीजिए जिनके बीच कम दूरी हो, जैसे हम इसके और इसके बीच की दूरी देखें तो हमें मिलेगा 10 में से 4 जाएगा 6, और इधर 5 में से 4 जाएगा 1, और इधर 3 में से 1 जाएगा 2, 216 मिला। और इधर अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो 4 में से 0 जाएगा 4, 10 में से 6 जाएगा 4, और 4 में से 3 जाएगा 1। अब हमारे पास ये दो नंबर आ गए, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, वही डिफरेंस जो इनका डिफरेंस होगा वही एचसीएफ होगा, या इसका कोई फैक्टर होगा। तो मैं ये इनका डिफरेंस देख रहा हूं तो ये 72 आ रहा है।
अब या तो HCF 72 होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। तो मुझे देखना है इसको, तो ये इससे 3 बार में कट जाएगा, ये 3 गुना है और ये इसका 2 गुना है, इसका मतलब 72 से ये तीनों दोनों नंबर कट रहे हैं, और जब ये दोनों कट रहे हैं तो ये डेफिनेटली कटेंगे। इसका मतलब हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी 72। ठीक है, डिफरेंस में फैक्टर में एक नंबर दो नंबर की कोई, जैसे मान लो कि यहाँ पे 216 है, तो 216 का वह फैक्टर कंसीडर करेंगे HCF में जो इन तीनों को काट देगा। तो 216 का एक 72 फैक्टर है, 216 के बाद इसका 72 फैक्टर मिलेगा, जो 72 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इसलिए हमारा HCF 72। अगला क्वेश्चन, ये एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन इसको कर लेते हैं। कह रहा है कि x एक नंबर है, x एक नंबर है जो 6 डिजिट का है। x एक नंबर है जिसका मान x है और ये 6 डिजिट का है, और 6 डिजिट में ये कह रहा है कि सबसे छोटा है, तो 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 1 लाख। ठीक, तो 1 लाख सबसे छोटा नंबर है, लेकिन इसमें एक शर्त डाल दिया है कि वही x 1 लाख अगर वही तभी संभव होगा जब वह नंबर इनसे 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 और इनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 बचा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे इनसे कटने के बाद 5 चाहिए, इसका मतलब कि फर्स्ट हमें इन सब का कटने वाला नंबर इनका एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम हम निकालेंगे 20, 21, 22, 24 और 28 का। एलसीएम निकालने के लिए एक सबसे बेहतर तरीका होता है, अगर ज्यादा नंबर होते हैं दो दो का जोड़ा बना लेते हैं और उनको रेशियो के साथ कन्वर्ट करते हैं। जैसे अपने सुविधा के हिसाब से मैं 20 और 24 को साथ में करूं तो इसमें 4 हमको मिल जाएगा, 4 5 20 और 4 6 24। ये इनका हो गया काम। अब अगर मैं 21 और 28 को साथ करूं तो 7 मिल जाएगा, 3 और 4, और ये हमारे पास एक 22 हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि 22 में अगर हम बात करें तो 2 है, ये 2 इंटू 11 है, और 2 तो इसमें भी है और 2 इसमें भी है, इसलिए इस 2 की कोई आवश्यकता नहीं, बस इसका 11 इसमें आ जाएगा। तो चलिए 6 5 6 30, ठीक है, ये 30 हो गया, और इधर कितना मिला हमको, तो 4 5 6 20 और ये 20 से 6 दूना 12, ये 120 हो गया, और इधर हो गया 7 3 21, 21 चौक 84 हो गया, इधर 84 हो गया। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो 12 मिल रहा है, 12 दहा 120, 12 7 84, ठीक है, और इधर ऑलरेडी 2 आ चुका है, इसलिए हम यहाँ पे केवल 11 लेंगे। अब अगर हम 11 लेते हैं तो 120 और 12 7 84, 840, और 840 गुणे 11, 11 एकदम 0, 11 चौक 44, और 11 88, 88 और 4 92, 9240 आ रहा है, और 9240 इसका एलसीएम। ठीक है, अब 9240 एलसीएम है, लेकिन कह रहा है कि इनसे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर के रूप में हमें बचना चाहिए 5, तो इसका मतलब कि हमें इसमें 5 ला करके ऐड करना है, और ये हो गया 9245। अब 9245 ये एक्स है, और कह रहा है कि इसी एक्स को अगर हम 462 से डिवाइड करें तो भागफल क्या होगा। तो आप क्या करिए, 9245, अब मैटर ये आ गया कि सबसे पहली बात यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तो हमारा 4 डिजिट का छोटा नंबर है और हमें 6 डिजिट के पास जाना है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊं, यहाँ पर कि अभी 5 इसको रहने देते हैं, ये 40 ही है। अब ये 40 है तो ये 4 डिजिट है, हमको इसका मल्टीपल ले जाना है इसके पास, ये 1 लाख है। अगर मैं इसको 10 से गुणा करता हूं, अगर इसको 10 से गुणा करेंगे तो भी ये 5 डिजिट में ही रहेगा, और हमें चाहिए 6 डिजिट का, तो मुझे इसके आगे बढ़ाने के लिए इसमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा x जो होगा वो 9240 इंटू 11 होगा। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 11 0 0, 11 चौक 44, 11 दूना 22 और 4 26, और 11 नवा 108 और 2 110, 10,000 यहाँ पर 11 0 0, 11 चौक 44, 11 दूना 22 और 4 26, 10 गुना
92 से 11 शून्य शून्य, 11 चौक 44, 11 दूना 22 और 4 26 और 11 नवा 99 और 2 101। 10,000 सॉरी 1,01,640 ये x की वैल्यू आई है। और अब जाकर के ये 5 इसमें हम ऐड करते हैं तो ये हमारा रिजल्ट मिलेगा x का मान। और कह रहा है इसी x को आपको, अब ये आपका नंबर क्या मिला, x मिला क्या यहाँ पर, x जो मिला हमको वो 101,645 मिला। और इसी को कह रहा है कि डिवाइड करिए 462 से, तो ये जाएगा कितनी बार में, तो ये पहले 2 बार में जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा और ये पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर के रूप में हमारे पास जो बचना होगा वो 5 बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 220, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है, ऐसे सवाल अगर मिले तो थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, लास्ट में करना चाहिए, पहले ही ऐसे ही सवाल पर हम फोकस करेंगे तो थोड़ा टाइम जा सकता है, क्योंकि बाकी सिर्फ नंबर होता तब तो हम ऑप्शन से मिला लेते, लेकिन आपको उस नंबर को इससे डिवाइड करना है, इसलिए आपको वो नंबर बताना जरूरी होगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 220। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो और इस ट्रायंगल का जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है, 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब जो इसका रेडियस होगा वो ये r होगा, और ये r जो होता है ये इसके मीडियन का 2 हिस्सा होता है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड से 2 हिस्सा ऊपर रहता है और एक हिस्सा नीचे रहता है। ठीक है, एक हिस्सा नीचे रहता है। तो अगर मैं कहूं कि ये मीडियन है और मीडियन का ही 2 हिस्सा r है, तो आपको ये मालूम है कि अगर डायरेक्ट हम r की बात करें तो ये r बराबर हो जाता है a/√3, और a की वैल्यू की अगर बात करें तो ये इसका साइड होता है और साइड दिया है 12, ये हो जाएगा 12√3/3, 3 चौके 12, 4√3 हो जाएगा। ये हो गया r। अब आपसे पूछा गया है इस ट्रायंगल का एरिया बताइए, और ट्रायंगल का सर्कल का एरिया बताइए, और सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, पाई छोड़ देते हैं, r की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणे 3 हो जाएगा, 16 3 48, 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, और हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर यही समबाहु त्रिभुज में अगर अंदर हम सर्कल बनाते और इसका r निकालना होता तो ये r बराबर होता है a/2√3। ठीक है, और बाहर वाला अगर r निकालना होता है तो a/√3 होता है। ये दो फॉर्मूला बेसिक है। कई बार तो ये भी पूछ चुका है कि कैपिटल R और स्मॉल r का रेशियो क्या होगा, तो a/√3 है और इधर a/2√3 है, यहां से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1:1/2 है, यानी कि 2:1 आएगा। और ये जानना भी मैंने क्या बताया कि 2 हिस्सा जो होता है ऊपर होता है और एक हिस्सा नीचे होता है, तो एक हिस्सा नीचे वाला जो आएगा वो इस स्मॉल r को रिप्रेजेंट करेगा जब आपके अंदर इसके अंदर एक सर्कल का निर्माण करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और ये भी एक मेंसुरेशन का ही सवाल है, थोड़ा सा ज्योमेट्री का एप्लीकेशन है लेकिन है मेंसुरेशन ही, और अच्छा क्वेश्चन है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और जिसका साइड 12 सेंटीमीटर, पहले वाले में भी 12 ही दिया था, इसमें भी 12 ही साइड दिया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी समझते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड सेम होते हैं, तीनों एंगल सेम होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका सी से हमने इसको कहा कि ये वर्टिक्स सी है, ये ए है और ये बी है, तो हमने कहा कि सी से समद्विभाजक है, एंगल सी का समद्विभाजक डी पॉइंट पर मिलता है, ये डी पॉइंट है और डी पॉइंट पर ये मिलता है, ये डी है, और समद्विभाजक यानी कि इक्वल बांटता है। अब ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो समद्विभाजक होता है, बाइसेक्टर होता है ना, वो मीडियन वाला ही होता है, वही इसकी हाइट भी होती है, वही उसका एल्टीट्यूड भी होता है, वही इसके सर्कम सेंटर के थ्रू पास करता है, वही इसके इन सेंटर के थ्रू पास करता है। इसका मतलब कि इसका जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो मीडियन यानी कि हाइट पर गिरता है।
तो ये 90 डिग्री पर आकर के इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। इसको 90 डिग्री पर आकर के दो इक्वल पार्ट में इसको बांटेगा। अब अगर ये पूरा a है तो a/2 और a/2 पर बटेगा, तो a दिया है 6 तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। ये ऑलरेडी 12 दिया गया है इसके जगह पर, तो ये 12 है ही। अब यहां से हम हाइट निकाल लेते हैं। हाइट का मतलब हम C से D की लंबाई निकाल लेते हैं। तो C से D की लंबाई अगर निकालना होगा ये, तो हम यहाँ से अंडर रूट लिख लेते हैं और 144, ये पाइथागोरस थ्योरम से 144 में से 6 को यानी 36 को माइनस करते हैं। ये हो जाएगा 108 रूट में, और 108 का मतलब होता है 36 या 108 6 अंडर रूट 3। CD की लंबाई हो गई 6 रूट 3। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि E CD का मध्य बिंदु है, यानी कि E को हमने लिया है पॉइंट E है, पॉइंट E है, ये E है इसका मिड पॉइंट, और E से मैंने B को जोड़ दिया। तो बच्चा अगर मिड पॉइंट पर 6 रूट 3 दिया है, अगर ये पूरी लंबाई 6 रूट 3 है, ये हो जाएगा 3 रूट 3। अब अगर ये 3 रूट 3 है और ये 6 है, तो इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस हो गया। तो हमको हाइपोटेनियस निकालना है, नहीं E भी निकालना है। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं अंडर रूट में क्या 3 रूट 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9, 9 3 27 हो जाएगा ये, और प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ठीक, ये बराबर हो जाएगा 63 रूट के अंदर, और ये होता है 9 7 63, और 9 के लिए हो जाएगा 3 और रूट 7 बच जाएगा। 3 रूट 7 ईबी की लंबाई हो गई, जो आपसे भी ई की लंबाई ही पूछ रहा है। 3 रूट 7 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर से एक बार यहां से हमने ये लाइन लिया, इसका एंगल बाइसेक्टर जो होता है 90 डिग्री पर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, ये इसका मीडियन भी होता है, ये इसका एल्टीट्यूड भी होता है, यानी कि ये 90 डिग्री पर है और ये इसको बाइसेक्ट आधा आधा करेगा, तो ये 12 है तो 6 पर हाइपोटेनियस निकाल लिया गया। यहाँ से सीडी की लंबाई मिल गई, आधा मिड पॉइंट ले लेते हैं, और आधा मिड पॉइंट पर फिर एक ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन होता है, इसका हाइपोटेनियस निकालेंगे, ये ईबी की लंबाई हो जाएगी बी की, और ये हमारा 3 रूट 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये वर्क एंड टाइम का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि एक्स और वाई किसी काम को, एक्स और वाई किसी काम को 18 दिन, देखो एक्स 18 दिन में करता है, वाई 30 दिन में करता है। जेड जो है, जेड की क्षमता जो है वो 50% अधिक है, और 50% का मतलब होता है 1/2, यानी 2 पर 1 अधिक, यानी 3/2 है। तो जब इसकी क्षमता 3/2 है तो इसको समय लगेगा 2/3, और किसका 2/3? तो y का, और y का है 3। तो 3 दहा में 30, 10 दूना 20, जेड की वैल्यू 20 हो गई। अब 18 30 20, अगर हम इसके एलसीएम की बात करें तो ये 180, और 180 मेरा क्या है? टोटल वर्क। 180 टोटल वर्क है। अब 180 पर अगर 18 यूनिट से काम करवाते हैं तो 18 दहा 180, ये 10 काम करेगा, इफिशियंसी इसकी होगी, ये 6 काम करेगा, और ये 9 काम करेगा। ठीक, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि y और z काम शुरू करते हैं, y और z करेंगे तो 9 और 6 15 काम होगा, y और z 15 काम होगा, और 4 दिन तक ये काम चलेगा, तो 15 चौके 60 काम डन हो जाएगा। अब बचा 120 काम करने के लिए, और 120 काम को अगले 4 दिन में x p के साथ करता है, यानी कि 120 काम x और p करते हैं। कितने दिन में? 4 दिन में। तो इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 3 12, यानी x और p 30 काम करेंगे, x और p 30 काम करेंगे एक दिन में, जिसमें x का काम ऑलरेडी हमें 10 मालूम हो चुका है। अगर x यहाँ पे 10 काम करता है तो p की वैल्यू हो जाएगी 20। अब सवाल है कि p 20 काम करता है तो उसको टाइम कितना लगेगा p को करने में, p को टाइम कितना लगेगा? तो आप कहेंगे टाइम बराबर टोटल इफिशियंसी अपॉन p की इफिशियंसी, 20 से डिवाइड कर देंगे, 9 दिन आ जाएगा, और 9 दिन इसका करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि एक्स वाई का समय दिया है, जेड की क्षमता दिया गया था कि 50% अधिक है, इसका मतलब कि जेड 2/3 समय लेगा वाई के, और 2/3 का मतलब 20 हो गया, टोटल वर्क इतना हो गया। उसके बाद जो कंडीशन था उसके हिसाब से मैंने देखा कि ये बातें सामने आ गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वैशाली 50 किलोमीटर की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी, देखो भाई ये
यहां से यहां तक गई कार से और स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, और वापस आ गई साइकिल से और स्पीड थी 10 किलोमीटर पर। तो कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस यानी कि जाने और आने में कितना कवर हुआ। तो टोटल डिस्टेंस बराबर एवरेज स्पीड इनटू टाइम। एवरेज स्पीड इसलिए हम लिख लिए क्योंकि अगर डिस्टेंस फिक्स होता है, दो इक्वल पार्ट में होता है और अलग अलग स्पीड होती है, तो एवरेज जो स्पीड हो जाएगी वो डायरेक्ट हो जाता है 2 इंटू इस प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन सम ऑफ स्पीड, और इनटू टाइम। टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम दिया गया है 2 घंटा और 24 मिनट। तो 2 घंटा प्लस 24 मिनट, 12 दूना 24, 12 5 60, 2 बटा 5 दूना 10 और 2 12 बटा 5 घंटा, 12 बटे 5 घंटा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 0 कट गया, 6 दूना 12, 5 दहा 50, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 किलोमीटर का आने जाने में डिस्टेंस कवर हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर एक पॉइंट x है और एक पॉइंट y है, यहां से यहां अगर कोई जाता है a की स्पीड से और वापस आता है b की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड जो बनती है वो 2ab अपॉन a प्लस बी होता है। ठीक है, ये दो इक्वल पार्ट में अगर डिस्टेंस हो तो एवरेज स्पीड हम इस फॉर्मेट से डायरेक्ट लगा लेते हैं, यहाँ पर और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आगे चलिए। बाकी करने के लिए तो और भी तरीके हैं, लेकिन हम सिर्फ ये दो इक्वल पार्ट के लिए ये बेस्ट तरीका होता है। कई बार तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है कि ए की स्पीड से जाता है निश्चित दूरी और बी की स्पीड से वापस आता है, तो आप कंप्लीट जर्नी में एवरेज स्पीड बताइए, तो आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पर हम ये आपके लिए दे रहे हैं, सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं। अगर कहीं कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन की बात नहीं है, अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो आंसर में मिसप्रिंट हो सकता है। बाकी आप इसको ट्राई करके देखिएगा, हमें बताइएगा कमेंट करके, और कोई अगर एरर भी होगा तो भी बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक ऑब्जर्वेशन दिया गया है और इसमें से कह रहा है कि इसमें से अगर हम 70 को निकाल देते हैं तो मीडियम पर कितना इंक्रीमेंट होगा या वृद्धि होगी। अब आप बताइए कि मीडियन क्या होता है। मीडियन, तो मीडियन जो होता है, नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर जो मिडिल नंबर आता है, जो बीच में आता है मिडिल नंबर, नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर जो मिडिल में आता है वो उसका पूरे ऑब्जर्वेशन का मीडियन होता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा तो असेंडिंग ऑर्डर में ही है, तो इस पर बीच की बात करें तो यहां पर आएगा, और यहां पर बीच की बात करें तो आधा आधा कर देंगे, तो इसका 2 का आधा 1 और इसका 2, तो ये 3 बन जाएगा, और 7 7 14, 14 का आधा 7, 73 इसका मीडियन बनेगा। ठीक है, और अगर हम यहां से 70 को स्किप कर दे तो हमारे लिए ये हमारा मीडियन बन जाएगा 74। तो 73, जब 70 नहीं है तब 74 मीडियन आ रहा है, और जब 70 है तो 73 आ रहा है। मीडियन कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे सर 1 बढ़ गया, और 1 इसका करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, जब पूरे सेट का मीडियन था 73, इनके बीच का नंबर 73, जब 70 को हटा देंगे तो हमें मीडियन मिलेगा 74। डिफरेंस कितना है, 1 का, और यही बता रहा है, पूछ रहा है वृद्धि कितना है, वृद्धि 1 का है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, एक ट्रिग्नोमेट्री का ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। कह रहा है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 दिया गया है, और ये कंडीशंस बता रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो कॉट एक्स की वैल्यू बतानी है। अब आप ये बताओ कि यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 45 डिग्री ये 1 अपॉन रूट 2 होता है। तो अगर मैं यहीं पे डायरेक्ट रख दूं तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर 1 बाई 2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये माइनस में cos x है और ये बराबर 1 है। अगर मैं 1 को इधर बुला दूं तो ये प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये 1 बाई 2 बराबर हो जाएगा cos x, और यहां से 1 बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं cos 60।
यानी कि x की वैल्यू 60 आ गई। अब x की वैल्यू 60 आ गई तो डायरेक्ट आपको ये वैल्यू पुट कर लेना है और आपसे किसका मान पूछा है, cot x का, तो cot x पूछा है यानी कि cot 60 डिग्री, और cot 60 डिग्री होता है 1/√3 और 1/√3 इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन है, आप रिवीजन करेंगे और अगला क्वेश्चन लेकर के आएंगे, उसमें हम दूसरे पेपर को सॉल्व करेंगे। 10-15 क्वेश्चन का हम सेट लेकर के आएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है और इसको आप लोगों को अपने फ्रेंड तक भी पहुंचाना है जो तैयारी कर रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, सबको पढ़ाइए, मिल करके पढ़िए, और अगर थोड़ा इसको शेयर करेंगे तो इस चैनल को भी थोड़ा सा प्रॉफिट होगा क्योंकि ये ज्यादा मूवमेंट में आएगा। ठीक है, और ये आप ही लोगों के लिए शुरू किया गया है, आप ही लोगों के सहयोग की हम लोग उम्मीद करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।